तो आज हम लोग संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में समझेंगे। देखिए, जो संचारी रोग होते हैं ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक बीमारी क्या होती है कि पहुंच सकती है। अब बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगी, उसे संचारी बोलेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? अगर आप इसका कारण की बात करो तो कारण में आप इसे ऐसे मान लो, जैसे कि किसी को मच्छर के काटने से बीमारी हो जाती है, या कुछ लोग छींकते हैं, है ना। कुछ लोग छींकते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं जी, छूते हैं, है ना, मतलब टच करते हैं। तो ऐसा कोई भी माध्यम हो सकता है जिसमें एक बीमारी दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। अगर आप गैर संचारी की बात करोगे तो गैर संचारी में कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगी, दूसरे व्यक्ति में खुद ही आएगी। इसके खुद ही कारण हो सकते हैं, जैसे कि लापरवाही, है ना, या तो किसी प्रकार की लापरवाही हो, ऐसे कह सकते हो, या फिर कोई व्यक्ति जो पोषण ले रहा है वो गलत हो, है ना। किसी की जो रोज की जिंदगी है, रोज का जो जीवन है, वो जीवन जीने की जो तरीका है वो गलत हो, है ना। इस तरह की चीज है। अब या फिर ऐसा भी कह सकते हो, कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसमें उनको होना ही है, यानी कि व्यक्ति को ये बिल्कुल तय कर दी गई है कि ये इसको होगी ही होगी, है ना, ये होगी ही होगी। तो संचारी रोग वे रोग होगी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहे हैं, गैर संचारी वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएंगे। अब देखिए, इसमें गैर संचारी है। अब गैर संचारी में एक होता है, जैसे कि आप हाइपरटेंशन की बात करें, है ना, HTN, है ना, हाइपरटेंशन की आप बात करो। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, है ना। ब्लड प्रेशर का आपको पता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होगा ही होगा। अब मैं अगर इसको बढ़ा के 139 कर दूं, है ना, इसको 90 कर दूं, तो भी ये नॉर्मल ही होगा। तो हाइपरटेंशन आप इसे कब बोलोगे? जब ये 140 हो, 140 के बराबर हो, या इससे ज्यादा हो, +90 से बराबर हो या इससे ज्यादा हो, जब इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। दूसरा बीमारी, जैसे कि कैंसर। कैंसर जो होता है, कभी एक व्यक्ति से दूसरे में दूसरे तरीके से नहीं जा रहा है, एक ही व्यक्ति को पहले हुआ, यानी कि उसको फैमिली हिस्ट्री मिली, है ना, फैमिली हिस्ट्री मिली। अब उसी व्यक्ति को ही सेकंड टाइम, दूसरी बार हो गया, ऐसा हो सकता है, ये वो बीमारी है। तीसरी, जैसे कि डायबिटीज मेलेटस, इसमें टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 जेस्टेशनल होता है, ठीक है ना। ये होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस, जीडीआ। पहले वो जिसमें इंसुलिन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, दूसरे वो जो पूरा नहीं बनेगा, यानी कि कम बनेगा, या जीडियम जो गर्भावस्था होती है, गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज मेलेटस। तो इन तीन बीमारियों को सबसे ज्यादा रखा गया है, और इन तीन बीमारियों पे हम लोग बात करेंगे। ऐसे जोखिम भरे कारक जो परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी की आयु अगर 40 वर्ष है, तो अब आप इसे कम नहीं कर सकते। आप इसे कम करने की बात करोगे तो कम नहीं होगी। कोई बीमारी मेल में हुई, आप कहो कि इसे फीमेल में कर दो, नहीं होगा। किसी की हिस्ट्री मिली, आप कह दो पुरानी हिस्ट्री हटा दो, तो पुरानी हिस्ट्री नहीं हटाई जाती। लेकिन ऐसा है जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर कोई असंतुलित आहार ले रहा, आप उसे संतुलित देने लगो। कोई व्यक्ति
पहले कम गतिविधि कर रहा है, उसे ज्यादा गतिविधि कर सकते हो। कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, आप उसे तंबाकू छुड़ा सकते हो। कोई शराब पी रहा, आप शराब छुड़ा सकते हो। पर्यावरण में कुछ गलत है, जैसे कि गलत वायु, गलत पानी, आप उसमें क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। एक ऐसे कारक जो दोनों के मध्य में आ जाते हैं, जैसे लोगों का आमतौर पर बीपी बढ़ा रहता है, आमतौर पर लोगों को डायबिटीज हो जाती है, खून के अंदर जो गाढ़ापन है वो होने लगता है, किसी का वजन बढ़ जाता है। अब अगर ऐसा हुआ कि ये तीनों की तीनों कंडीशन आई, तो अब इसका परिणाम ये होगा कि या तो मरीज को हो जाएगी दिल की बीमारी, या होगी उसको डायबिटीज, या होगा उसको कैंसर, या होंगे उसके दांतों में दर्द, या मसूड़े के कोई रोग। ये वो बीमारियां हैं, एक, दो, तीन, चार, ये वे बीमारियां हैं जो गैर संचारी हैं, किसी व्यक्ति से नहीं आई हैं, ये अपने आप हरकतों से हुई हैं। एनम कैसे इस पे काम करती है? एक पद्धति है टोक। टोक के नाम से वो क्या करती है, लोगों को टीफोटेल बीमारियों के बारे में बताती है, उनकी जीवन शैली के बारे में बताती है, आप अच्छे से जिंदगी जियो। वो ए फॉर एडवाइस करती है, वो सलाह देती है कि आप कैसे कैसे जिंदगी को जी सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं। एल फॉर लीड। लीड यानी कि गांव हो या आसपास के लोग हो, उन सबको कैसे वो जोखिम के कारकों को कम करने के लिए लोगों की मदद करती है, उनके नेतृत्व करती है। और के फॉर नो, आप लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो जिंदगी को अच्छे से जिए। आपको पहले से पता है जो आप खाना खाते हो उसमें अनाज बाजरा दाल होती है, ये सब अनाज है, चाहे गेहूं हो, चाहे मकई का दाना हो, है ना, ये सब ज्वार हो, ये सब अनाज होता है। कुछ दालें होती हैं, कुछ दालें होती हैं, ठीक है, कुछ होती है दालें। ठीक है ना, कुछ होती है दालें, कुछ होती है सब्जी फल। अब फल में हमेशा जो भी हम खाते पीते हैं या कुछ भी शरीर में बदलाव है, आप या तो उसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे या नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज जिसमें स्टार्च होता है वो आपके लिए हानि का कारण बन सकती है। यानी कि अगर आप ऐसे आलू, शकरकंद, अरवी ऐसी कोई चीज ले रहे हो, वो क्या कर सकती है, आपके अंदर ट्यूमर डेवलप कर सकती है, आपके अंदर एक कैंसर का रूप ले सकती है, डायबिटीज मेलेटस का रूप ले सकती है। ठीक है ना, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। आपको पता है आप दूध पीते हो, दूध से बनी हुई चीजें खाते हो, मीट, अंडा, ये सब चीजें आप लेते हो, शर्करा तेल से बनी हुई चीजें लेते हो। अब आपको पता तेल से बनी हुई चीजें सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक क्या है कि जो लिपिड की प्रोफाइल होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो खून के अंदर बनेगा। अब अगर आप ये कहते हो कि आप किसी भी प्रकार से गलत या सही प्रकार की चीजें आप नहीं ले रहे हो, है ना, आप सही प्रकार की चीजों को नहीं ले रहे हो, तब आप इसमें क्या करेंगे? ठीक है, तब आप इसमें क्या करने वाले हो? ठीक है जी, तब आप इसमें कैसे करने वाले हो? अब देखो इसका प्रभाव क्या रहेगा। भैया वजन बढ़ जाएगा, दिल के रोग होंगे, दांतों के रोग होंगे, कैंसर होगा, या फिर कुछ और बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा कोई भी खाना जो आप खा रहे हो, अगर वो सही नहीं है, अस्वस्थ है, तो वो आपके बीमारी करेगा। अब पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है तो उसके कारण आपने क्या देखे, या तो उसके परिवार में सब लोग मोटे हैं, या वो ऐसा खाना खाता है जो अच्छा नहीं है, या वो कम एक्सरसाइज करता है, या उसका दिमाग में कारण जो है उनकी किसी प्रकार से कमी है, या हार्मोन भी असंतुलित हो सकता है।
ऐसे केस में व्यक्ति का वजन बढ़ता है। व्यक्ति के वजन को नापने के लिए हम लोग बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को जांचते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को जांचने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है, मरीज का जो वजन होता है हमेशा वो किलोग्राम में होगा। इसको आप भाग करेंगे मरीज की लंबाई को, लेकिन ये होगा मीटर के स्क्वायर में। ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, आप बीएमआई नाप सकते हो। ठीक है, बीएमआई नाप सकते हो। अब लंबाई जिससे नापते हो उसका नाम होता है स्टेडियोमीटर। आप खड़े हो जाते हो और इसके साथ साथ आपकी एक स्टेडियोमीटर यानी कि रीडिंग की स्केल आ जाती है। वजन को नापने वाला है तो वजन के नापने की मशीन होती है। वजन के नापने की मशीन कौन सी होती है? वजन के नापने वाली मशीन, ये मशीन होती है आपकी वेट मशीन, है ना। ये होती है आपकी वेट मशीन। ठीक है जी, वेट मशीन होती है। अब अगर आपने जांच की और लंबाई या वजन के अनुसार बीएमआई 18 से कम है तो ये अंडर वेट होता है। हम इसे बोलते हैं अंडर वेट, यानी कि इंसान की उम्र के हिसाब से उसका वजन कम आ रहा है। नॉर्मल वजन आएगा जब बीएमआई 18 से 22.9 होगी। अधिक वजन जब होगा ये 23 से 24.9 होगा। और ओवरवेट जब बोलेंगे जब 25 किलोग्राम से ऊपर होगा। तो ये बदलाव होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, 45 साल का आदमी है जो 5 फुट 10 इंच का है, वो 65 किलो का है। पूरा इसका आंसर निकल का आया। अगर आप पूरी हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरह से निकाला है, इसमें पहला कदम निकाला गया है कि जो वजन है वो वजन तो वजन है ही, लेकिन इसमें जो हाइट है, हाइट देखो कितनी है, 5 फुट, है ना। 5 फुट है और 10 इंच है। ठीक है। इसके लिए आप कोड रखेंगे CIF। सी 0.01 से गुना करेंगे, आई 0.02 से गुना करेंगे, एफ 0.30 से गुना करेंगे। यह है 5 फुट। 5 फुट है, फुट कितना है, एफ, एफ यानी कि 0.30, 0.30 से गुना करेंगे तो 5 या 15, ये हो गया 150। बिंदी कहाँ लगी हुई है, 2 के बाद, तो 1 2, तो ये आंसर क्या निकल का है, 1.50। ठीक है, ये 1.50 ही है। अब इसमें क्या है, ये तो आ गया फुट। अब आ गया आपका इंच। इंच की बात करेंगे तो 10 इंच है, सीधी सी चीज। आई आई ये है, आई की गुना करेंगे 0.02 से, 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट पहले, तो 0.20 हो गया। ठीक है। अब ये क्या है, 5 फुट 10 इंच है, तो 5 फुट प्लस 10 इंच है। आंसर कितना आया है, 1.5 प्लस 0.2, टोटल हो गया 1.7। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो, वेट अपॉन हाइट। वेट कितना है, 65, और किलो कितना हो गया, 1.7। लेकिन ये मीटर के स्क्वायर में है तो 1.7 को 2 बार लिखेंगे। आंसर कितना आएगा, 65 को भाग करेंगे। हम लोग कितने से करने वाले, 1.7 1.7 2.89, 2.89। ठीक है। रिजल्ट कितना निकल के आया, रिजल्ट इसका यहाँ निकल के आया था हमारा 22.49, 22.49। अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये इसके हिसाब से क्या निकला, 22 पॉइंट, पीछे जाएंगे 22.9, यानी कि ये सामान्य है। ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आप कहते हो हाइपरटेंशन का मरीज कब होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा 120/80, 120/80, 120/80, ये क्या, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की रेंज 120 से 139 आती है और 80 से 189 आती है, तो हम इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। अभी हाइपरटेंशन नहीं हुआ, उससे पहले अगर 140 से 159 या 160 से ऊपर, तब हम इसे हाइपरटेंशन 1 और 2 बोलेंगे। नॉर्मल 140/90, आप इसे हाइपरटेंशन बोलेंगे बोलेंगे। ये इसकी रेंज आएगी। दवाई जो देंगे हम लोग एनिप्रिल देंगे, वो सारी दवाइयाँ जिसमें प्रिल लिखी हुई है वो सारी दवाई देंगे। ये आपका ACB, AC इनहिबिटर है। एमिलोडिपिन देंगे, आपने एक नाम सुना होगा टेलमिका, टेलमिका, इसके साथ जुड़ती है AMH, ये एमिलोडिपिन होता है। AM कहाँ है, ये एमिलोडिपिन। एच, एच अलग होता है। तो ऐसे करते हैं, ए ही आएगा, अगर प्लस ए ही होगा तो वो एनाप्रिल हो जाएगी। तो टेलिमिका
टेलमिकासार्टन ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, प्लस जो सोल्ट ऐड होते हैं वो ये वाले सोल्ट होते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप इसे समझ सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलेटस की। अगर टाइप 1 करोगे तो इंसुलिन उसमें नहीं बनता। टाइप 2 की बात करोगे तो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, कम बनता है। डायबिटीज की बात करोगे तो गर्भावस्था में होता है। ठीक है। अब टाइप 2 में अगर आप देखते हो कि हाँ, टाइप 2 में, अगर आप टाइप 2 में देखोगे, टाइप 1 में तो पता चल गया कि शुगर इंसुलिन बन नहीं रहा है, और टाइप 2 में आप देख रहे हो कि इंसुलिन कम बन रहा है ना। तो कम बन रहा है ना, ये वाली जांच सही से नहीं बन रहा। अब देखिए, अगर टाइप 2 में आप कहोगे मधुमेह, उसकी जांच के लिए आपको करना है फास्टिंग शुगर। फास्टिंग शुगर के लिए आपको कम से कम, जब जांच करेंगे उससे पहले 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना। सुबह सुबह उठिए, जांच करा लीजिए। फिर होगा आपका रैंडम ब्लड शुगर, RBS इसे कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। इसे आप कभी भी कराइए, ये 140 से कम होनी चाहिए बस, रैंडम ब्लड शुगर। लेकिन अगर ये ज्यादा आती है, तब हम क्या करेंगे? अब देखिए, हमने बोला है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस, ऐसे केस में डॉक्टर जांच करता है ये वाली HbA1c, HbA1c। इस जांच के लिए आप प्रोसीजर क्या करते हैं? OGTT, OGTT। इसमें आप क्या करते हो, जब आप जांच कर लेते हो RBS की, पता चल गया 140 से ऊपर आ गई, तब आप इसको क्या करने वाले हो? 75 ग्राम जो होता है ग्लूकोज देते हो, प्लस 300 ml पानी के साथ। और उसके उसके 2 घंटे बाद आप दोबारा से RBS करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा उसके एक्चुअल में क्या है। यही चीज है। अब इसमें हाइपोग्लाइसीमिया आता है, यानी कि किसी व्यक्ति का शुगर का लेवल कम हो जाता है। पता कैसे चलेगा? जब 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, तब ऐसे केस में हम 15/15 का नियम चालू करते हैं। 15/15 के नियम के अनुसार क्या बोलता है कि अगर हमारा 70 से कम है, तो 15 ग्राम या तो कार्बोहाइड्रेट दे दे, जैसे कि चीनी, आप तुरंत उसको चीनी खिला दीजिए। ठीक है, चीनी का पानी खिलाओ या चीनी खिलाओ, शहद चटाओ, ग्लूकोज का पाउडर खिलाओ। ये क्या है? 15 ग्राम, इसलिए 15/15 है, क्योंकि इससे आपकी तरी ठीक हो जाएगा। 15 मिनट तक वेट। अब देखिए, 15/15, ध्यान से समझना। 15 का मतलब है 15 ग्राम चीनी। ठीक है, 15 का मतलब है 15 ग्राम चीनी। ये तो हो गया 15 ग्राम चीनी। ठीक है, और 15 मिनट का वेट। 15 मिनट वेट करो, 15 ग्राम चीनी खिलाओ, 15 मिनट वेट करो, तुरंत बंदा हाइपोग्लाइसीमिया से ठीक हो जाएगा। ऐसे होता है तो मेटफॉर्मिन एक दवाई होती है जो सुबह सुबह दी जा रही है। ये लीवर में अगर शर्करा की मात्रा कम होती है, अब ये इंसुलिन की हेल्प करने के लिए बनती है। ये सुबह नाश्ते के बाद में आप दे सकते हैं। दूसरी चीज जिलबेक्मेमाइड होती है। ये वो दवाई है जो इंसुलिन पे काम करती है, पैनक्रियाज पे। तो पहली मेटफोरिन लीवर पे काम करती है, हेल्प करती है इंसुलिन बनने में। दूसरी, जब इंसुलिन नहीं बनेगी तब देते हैं, ये खाली पेट देते हैं। ठीक है। इंसुलिन है क्या? मधुमेह के रोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई है। लेकिन अगर मैं इस दवाई को इंजेक्शन में दे दूं तो क्या होगा? तो समझने वाली चीजें क्या है कि हम इंसुलिन की एक सिरिंज होती है, अलग से आती है, एक शीशी होती है। इसे बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन तीन टाइप में मिलती है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, या फिर मिश्रित की हुई। अगर टाइप 1 का मधुमेह है तो इंसुलिन उसे देनी पड़ती है, क्योंकि वो इंसुलिन नहीं बन रही। टाइप 2 है तो उसे खाने की दवाइयां आप मेटफॉर्मिन लाइक दवाई दे सकते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 में इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि इंसुलिन नहीं बनती, और टाइप 2 में आप दवाई गोलियां दे सकते हो। तो सबसे ज्यादा मरीज टाइप 2 के मिलते हैं, उन्हें गोली से काम चलता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ खा रहा है जिसका लिपिड बढ़ रहा है, तो उसे दिल का मरीज हो सकता है। दिल का, गुर्दों का, आंखों का, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसे दिमाग की बीमारियां हो सकती हैं, सोचने समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह की मस्तिष्क के रक्त की सप्लाई को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा प्लेग के बारे में, एक नाम सुना होगा क्लोट के बारे में। ये खून का वो थक्का होता है जो वहां पर जाके प्रभावित कर देता है, और ये दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। खून दिमाग तक पहुंचेगा और दिमाग को प्रभावित कर देगा। ऐसे केस में आप देखते हैं कि बढ़ती हुई आयु में एक ऐसा है कि जब उम्र बढ़ती है तो
क्या हो जाता है, दिल दिल की बीमारी होती है। शराब ज्यादा करोगे दिल की बीमारी होगी। हाइपरटेंशन का मरीज है, दिल की बीमारी होगी। शुगर का मरीज है, दिल की बीमारी होगी। मोटापा है, दिल की बीमारी होगी। है ना। लिपिड्स बढ़ जाती हैं, लिपिड्स बढ़ जाती हैं, दिल की बीमारी होगी। तो दिल की बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आप एलडीएल जांच करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जांच करते हैं, एचडीएल जांच करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जांच करते हैं। ये 4 प्रकार की आप जांच करते हो। अगर ये बढ़ रही हैं तो हम ये समझ सकते हो कि हाँ, मरीज को दिल की बीमारी हो सकती है। अब एक नया आता है, वो है कैंसर। अब देखिए यहाँ पर मुंह का कैंसर है, मुंह गुहा का कैंसर है, सर्विक्स का है या स्तन का, ये कोई भी कैंसर है। इन कैंसर में आपको करना क्या है, एक न्यूप्लाज्म होता है, न्यूप्लाज्मिक सेल। ठीक है। एक ऐसी सेल जो नई सेल होगी, और वो अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के साथ काम करेगी। बहुत ज्यादा एकदम से ग्रोथ करेगी, और बहुत ज्यादा ग्रोथ करने से होगा ये, यहाँ पर ये सेल क्या करेगी, एक ट्यूमर क्रिएट करेगी। तो देखो, आप कहते हैं ट्यूमर, ट्यूमर जो होता है वो बिनाइन होता है और मैलिग्नेंट होता है। ठीक है। बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ये तीव्र फैलता है, ये क्या है, तीव्र फैलता है। ठीक है। और मैलिग्नेंट ये आराम से फैलता है, ये जल्दी होता है और ये देर से होता है। ठीक है। ये इनका बेसिक सा सेंस है। अब ये मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, यही आगे जाके मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस में बदल जाता है, जिसके लिए हम लोग टीएनएम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये कैंसर है, इसके लिए कुछ जांचें होती हैं। जैसे कि जांच के लिए आपको निडल एस्पिरेशन करना पड़ेगा। निडल एस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप फ्लूइड निकालेंगे और उसकी जांच के लिए उसे भेज देंगे। ठीक है। दूसरा, आप इसमें एफएनएससी करेंगे। एफएनएससी के अंदर आप टिश्यू लेंगे, टिश्यू लेंगे, आप कल्चर लेंगे, है ना, आप मांस का टुकड़ा लेंगे, और इसे जांच के लिए भेज देंगे। आप इसका सीटी करेंगे, आप एमआरआई करेंगे, ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इससे आपको जांच पता चल गया। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम करेंगे क्या, तो पहली चीज तो हम लोग इसमें देते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी देते हैं। दूसरा, हम इसमें रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर से देते हो, ठीक है ना, एक्सरे मशीन से, एक्सरे मशीन से, ठीक है, या फिर आप इसे 24 आवर्स के लिए कह लो, एकदम सील बंद करके देते हैं। ठीक है ना, सील बंद करके देखते हैं। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसर का हो गया। अब देखिए बेसिक सी चीज बात करें, आखिर वो कारण क्या है जिन कारणों से आप कह सकते हो कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए, नंबर 1, अगर आप तंबाकू खाने वाले व्यक्ति हैं, आप दारू पीने वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत आसान है कैंसर का होना। तो कैंसर ना बेसिकली इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा टिका हुआ है। तीसरा, अगर कोई एक्सरे के चपेट में आ जाता है, चौथा, अगर यूवी रेज के चपेट में आ जाता है, ठीक है ना, तो कैंसर हो सकता है। या आप इसमें फैमिली हिस्ट्री की बात करें, कि परिवार की हिस्ट्री, तो कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। इससे अन्यथा कोई कैंसर का कारण नहीं है। सो हमने 3-4 चीजें हैं जो आज देखी हैं, और वो 3-4 चीजें हमारी क्या है, वो हमारी 3-4 चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि कैंसर, डायबिटीज मेलेटस, और दिल की परेशानियां, हाई और ब्लड प्रेशर। ठीक है। ये वो परेशानियां हैं जो परेशानियां हमारी गैर संचारी हैं।